हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको कवर कर रहे हैं। और जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक इकोनॉमी के अंदर जो हमारे मेन 4 सेक्टर होते हैं वो कौन कौन से सेक्टर होते हैं, और उसकी हम लोगों ने एक ब्रीफ नॉलेज ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो इनकम का फ्लो है, ठीक है, इनकम का फ्लो वो कैसे होता है इन सेक्टर्स के बीच में, या फिर मैं ये कहूं कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है एक इकोनॉमी के अंदर। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो देखो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे देता हूं। फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या? इनकम का बहना। सर्कुलर मतलब वो सर्कल शेप में इनकम कैसे बहती रहती है। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक्स। अब एक इकोनॉमी में 3 बेसिक एक्टिविटी हैं। एक्टिविटी का मतलब काम। एक इकोनॉमी के अंदर 3 बेसिक एक्टिविटी हैं जो कभी नहीं रुकती। वो कौन कौन सी? किसी भी वस्तु का पैदा होना, प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा के इनकम का पैदा होना, जनरेशन ऑफ इनकम, क्योंकि जिन वस्तुओं को पैदा किया गया है वो या बनाया गया है वो किसी लेबर की हेल्प से बनाया गया होगा, किसी मशीन की हेल्प से बनाया गया होगा, उस पर किसी लेबर ने भी काम किया है, उसको वो काम करने के बदले में क्या मिलता है? इनकम मिलती है, पैसा मिलता है। तो प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम। और तीसरी मेन एक्टिविटी है एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो वो वस्तु बनाई गई है, जो वो गुड्स और सर्विसेज बनाई गई है, उसको कोई ना कोई कंज्यूम तो ज़रूर करेगा ही। ठीक है, मतलब क्या इस बात का कि जो वस्तु प्रोड्यूसर ने बनाई है उसको वो हाउस होल्ड कंज्यूम ज़रूर करेगा और उसके बदले में पेमेंट भी देगा। जो पेमेंट देगा उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, ये बुक में भी बताया गया है। इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप्स: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम in terms of wages, interest, rent and profit, expenditure in terms of consumption expenditure and investment expenditure। कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ में? एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की टर्म्स में और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के टर्म में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जो हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बच्चे? उसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी कैपिटल में या कोई कैपिटल या कोई प्लांट, मशीनरी, असेट्स पे खर्चा करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर ही वो भी, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा भाई। ठीक है, आगे कहता है इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज। कहते हैं कि ये एक्टिविटी ना एक इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। अगर ये नहीं होंगी तो कोई इकोनॉमी वो स्टेबल नहीं रह सकती, वो जीवित नहीं रह सकती, अगर इनमें से एक भी ना होगी तो। क्यों? देखो, अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं होगी तो इनकम नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेंगे, और कुछ पैदा नहीं होगा तो कोई उसको कंज्यूम कैसे करेगा? ठीक है, अगर तीनों में से किसी एक को भी हटा दो तो पूरा का पूरा साइकिल रुक जाता है। ठीक है, आगे कहता है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देयर एंड। बहुत मुश्किल है कि इस एक्टिविटी का, इस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है। क्या पहले प्रोड्यूसर आता है, या पहले इनकम मिलती है, या पहले कंजम्पशन होती है? क्या बता पाएंगे आप लोग? नहीं बता पाएंगे भाई। अब पहले बताओ, क्या पहले किसी ने सामान बनाया है भाई? अगर कोई कहता है कि प्रोड्यूसर ने पहले प्रोड्यूस कर दिया, तो उसने प्रोड्यूस किया पहले, उसने प्रोड्यूस कैसे किया है? जब तक कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा? और वो कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो वो खर्चा भी कैसे करेगा? कंज्यूम करेगा तो खर्चा करेगा। खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, पैसे होने के लिए उसको उसके पास काम होना चाहिए, और काम होने के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए। तो बताओ कहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ को पता लगाना कि बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है इस इकोनॉमिक साइकिल का। ठीक है, आगे कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देयर एंड। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल। कहता है जो प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये फ्लो वेरिएबल है, ये स्टॉक के वेरिएबल नहीं है।
ये फ्लो के वेरिएबल हैं, ये लगातार चेंज होते रहते हैं। बताओ भाई, आज तारीख है 14 अक्टूबर 2020, आज 12th डी में कितने बच्चे आए हैं? मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं की, मैंने सुबह 8 से लेकर जो स्कूल का वर्किंग टाइम है उस टाइम पीरियड की बात की है, मैंने पीरियड की बात की, टाइम पीरियड की। मैंने ये नहीं कहा बताओ 12:02 पे कितने बच्चे हैं। शायद क्लास में हो 5 बच्चे, 2 बच्चे पानी पीने गए हैं, एक कहीं काम गया, क्लास में तो सिर्फ 2 बच्चे रह गए। मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं की है। इसीलिए प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर किसके कंसेप्ट हैं? ये किसके वेरिएबल हैं? फ्लो के वेरिएबल हैं। स्टॉक और फ्लो याद है ना सभी को, है ना बच्चे? ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। आगे कहता है कि these have been existence like a circle without the beginning or end. Circular flow of income means the circularity of flow of production, income, expenditure in the economy. In fact, production, income and expenditure are 3 phases of the circular flow of income. कहता है कि जो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनको हम एक इकोनॉमी के 3 फेज भी कहते हैं, 3 अलग अलग पार्ट भी कहते हैं। एक पार्ट में प्रोडक्शन होती है, एक में इनकम मिलती है, एक में एक्सपेंडिचर होता है। ये वो 3 हमारे पास क्या है? 3 फेजेस हैं एक इकोनॉमी के, ठीक है। तो देखो आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन आगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना बच्चे। पर इसके बाद देखना आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो के 3 फेज कौन कौन से हैं वो, ठीक है। इससे पहले डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो मैंने ऊपर समझाया है वही इसके अंदर समझाया गया है, पर एक छोटी सी एक बुकिश लैंग्वेज है ये, इसको आप पढ़ लेना। समझाने के बाद आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप इसको अपने आप पढ़ सकें बच्चे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। उसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखो डायग्राम हमारे पास 3 फेजेस का, यहाँ पर कहता है 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पर तीन फेज है हमारे पास, और तीनों का साइकिल कैसा बच्चे? एक सर्कुलर साइकिल है। यहाँ पर ना तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ना हमारे पास यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। हम लोग नहीं समझ सकते कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। देखो 3 फेज देख लेते हैं फिर भी। पहले फेज में तो ये कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन करने के लिए वही एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको। आगे वो साइकिल चला हमारे पास, एरो देखना। आगे जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब प्रोडक्शन हुआ है किसी गुड्स का तो इनकम मिली है, इनकम मिली है तो उसने एक्सपेंडिचर किया किसी गुड्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर किस गुड्स के ऊपर किया है? जो प्रोड्यूस की गई हैं। और प्रोडक्शन का साइकिल फिर आगे चला गया, प्रोड्यूसर को फिर से पैसे मिल गए, उसने और प्रोडक्शन कर दी। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, इनकम मिलती रहेगी, खर्चा होता रहेगा, प्रोडक्शन होती रहेगी, और ये साइकिल हमारा ऐसे ही चलता रहेगा बच्चे, ठीक है। अब आप देखना कहता है इसके अंदर आगे कि फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर देखना प्रोडक्शन रेफर टू वैल्यू एडिशन, कि प्रोडक्शन में क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। अब ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या बच्चे? देखो आप कोई भी रॉ मटेरियल लेके आए, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक कारपेंटर हैं, ठीक है, आप एक बाजार से गए, आप रॉ लकड़ी ले आए भाई, ठीक है, लकड़ी ले आए आप लोग। अब उस लकड़ी से आप बेड बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया? आपने प्रोडक्शन की है किस चीज़ की? टेबल की, कुर्सी की, ठीक है, स्टूल की, बेड की, आपने प्रोडक्शन की है। उस प्रोडक्शन में क्या हुआ है? रॉ मटेरियल से लेके वो फाइनल या फिनिश गुड्स तक बीच में जितना भी प्रोसेस हुआ है, जितना भी काम हुआ है, आपने वहां पर उस इनपुट में क्या ऐड कर दिया? वैल्यू को ऐड कर दिया। आपकी मेहनत या जो और खर्चा उसमें लगा है। अब वो लकड़ी तो आप लेके आए थे 10,000 रुपए की, जिसमें से 5 बेड बन जाते हैं भाई, पर आपने उसमें से क्या किया बच्चे? अब एक बेड आप 10,000 रुपए का बेच रहे हैं। अगर हम लकड़ी 5 बेड की मानते तो एक बेड की लकड़ी कितने की? 2,000 की। आपने उसमें 8,000 रुपये और जोड़ दिए, मतलब इतना काम और कर दिया। वो 8,000 रुपये क्या बने आपके लिए? वो एक वैल्यू का एडिशन हुआ है, कुछ वैल्यू ऐड हुआ बच्चे। सिंपल एक कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े बनते हैं बच्चे, क्या वहाँ पर डायरेक्ट शर्ट आती है बच्चे? नहीं, वो कहीं से कपड़ा लेके आएंगे, ठीक है भाई, कहीं से वो धागे लेके आएंगे, तब तो जाके वो कोई कपड़ा बनाते हैं। फिर वो रिटेल शोरूम पे आएगा, कहीं जीएसटी लगेगा, कहीं कुछ और लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, तब जाके किसी वस्तु का, किसी गुड सर्विसेज का फाइनल प्राइस बनता है। जो इस फाइनल प्राइस में प्रोडक्शन से लेके और बेचने तक जो बीच में वैल्यू ऐड होती रहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैल्यू एडिशन कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है, देखना आप लोग आगे दिखा देता हूँ आपको कि phases of income generation also called as phases of distribution,
कि जो इनकम का जो हमारे पास फेज है, ये पहला फेज था प्रोडक्शन का फेज, ठीक है, प्रोडक्शन का फेज था। दूसरे फेज में हम लोग समझ रहे हैं फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन, के जहां पर इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट कैसे होती है? क्योंकि जो पहले फेज में प्रोडक्शन की गई है वो किसी लेबर की, किसी मशीन की हेल्प से, किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प से की गई है, और वहां पर फिजिकली लोगों ने काम किया है। उनको उस काम के बदले में वो फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में क्या मिलती है? फैक्टर पेमेंट मिलती है, ठीक है। मतलब फैक्टर पेमेंट का मतलब इनकम मिलती है। इनकम को हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी है जहां पर पैसे का बंटवारा होता है, ठीक है भाई। पैसे का बंटवारा इन द सेंस, किसी से जमीन ली थी हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, उसको जमीन के बदले हम लोगों ने क्या दिया है? रेंट दिया है। हमारे पास लेबर भी थे, डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं मैं आपको, ये बंटवारा। हमारे पास लेबर भी थे, लेबर को बदले में हमें क्या देना पड़ा है? वेजेस देने पड़े हैं। हमारे पास कैपिटल थी जिसने हमारी फैक्ट्री में पैसा लगाया था, उसको उस फैक्ट्री के उसके कैपिटल के बदले में हमें भाई इंटरेस्ट देना पड़ा है। और जो हम लोग एंटरप्रेन्योर थे, जो बना हुआ था, कंपनी का मालिक था, सीईओ था, जिसका एक्चुअल आइडिया था, जो काम कर रहा था, वो बदले में प्रॉफिट भी लेगा जिसने शेयर खरीदे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे इस सेकेंड फेज के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारे पास वो थर्ड फेज। थर्ड फेज कौन सा बच्चे? देखना कि फेजेस ऑफ डिस्पोजन एंड एक्सपेंडिचर। डिस्पोज ऑफ करना, जो इनकम कमाई है हाउस होल्ड ने या प्रोड्यूसर्स ने, उसको डिस्पोज करना या उसका एक्सपेंडिचर करना। जो प्रोड्यूस किया गया है उसी के ऊपर खर्च करेंगे। तीसरे फेज में अब प्रोड्यूसर ने क्या किया? कुछ वस्तुओं को प्रोड्यूस किया है, वहां पर फैक्टर सर्विसेज दी हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड को बदले में इनकम मिली है। उस इनकम को कौन सा बचा के रखेगा? वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी भी करेगा, कपड़े भी लेगा, राशन भी लेगा, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, पानी, हर एक चीज़ कंज्यूम करेगा बच्चे वो, ठीक है। और वो कंज्यूम करने के बदले खर्चा करेगा। खर्चा किसके पास करेगा? प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि उसको वो सब सामान कहाँ से मिलेगा? एक प्रोड्यूसर से ही मिलेगा, ठीक है। तब जाकर वो एक एक्सपेंडिचर को प्रोसेस को पूरा करता है, और यहाँ पर हमारा पूरा होता है एक्सपेंडिचर का फेज बच्चे, ठीक है। कौन सा फेज पूरा होता है? यहाँ पर एक्सपेंडिचर का फेज पूरा होता है। देखना, इसमें कहता है प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है प्रोडक्शन के टाइम पर इक्वल टू इनकम जनरेटेड। जितनी चीज़ों की प्रोडक्शन की गई है उतनी ही तो इनकम जनरेट होगी ना। मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, उसी के बदले मुझे इनकम मिलेगी। ये थोड़ी कि मुझे 202 की मिल जाएंगी। मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस की हैं और मुझे 200 की मिल जाएंगी, ऐसा हो सकता है बच्चों? नहीं, मुझे 100 यूनिट्स मैंने अगर प्रोड्यूस की गई हैं तो मुझे उतनी की ही इनकम मिलेगी, क्योंकि उतना ही सामान मेरा बिकेगा, ठीक है। कहता है जो प्रोड्यूस किया गया है वो बराबर होता है जितनी इनकम बांटी जाती है, और जितनी इनकम बांटी जाती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है हमारे खर्चे के बराबर, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। एक्सपेंडिचर कौन कौन सा? कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, दो खर्चे ही, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं बच्चे हमेशा। कौन कौन से? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये तीन चीजें एक दूसरे के हमेशा बराबर रहेंगी। आगे कहता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल आइडेंटिटी। इसको हम लोग ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं? देखो मैं दिखा देता हूं आपको। साइकिल देखना, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है टू सेक्टर इकोनॉमी का। एक टू सेक्टर इकोनॉमी जहां पर दो ही सेक्टर बताए गए हैं। कौन सा? पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर है, और दूसरा जो प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म सेक्टर है हमारे पास, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना। इसको करने से पहले आपको साइड में एक डिड यू नो का एक ब्लू बॉक्स है, उसमें से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मैं 11th क्लास में समझा चुका हूं। एक क्लोज इकोनॉमी क्या होती है और एक ओपन इकोनॉमी क्या होती है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके बिना आंसर देखे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। अगर आप आंसर देख लेते हैं यहाँ से तो आप मुझे परफेक्ट एग्जाम्पल बताइए ओपन इकोनॉमी का और क्लोज इकोनॉमी का, ठीक है बच्चे। मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। अ क्लोज इकोनॉमी इज द वन विच डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक क्लोज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका बाकी दुनिया के साथ, बाकी दुनिया की इकोनॉमीज के साथ कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसका पूरी दुनिया के साथ संबंध होता है, ठीक है। मतलब वो ग्लोबल लेवल पर होती है। ग्लोबलाइजेशन, द वर्ड याद है ना ग्लोबलाइजेशन बच्चे? मैंने आपको समझाया था इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये वही वर्ड है। और ये ओपन इकोनॉमी के अंदर ही मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी दुनिया के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है।
अब आप डायग्राम को देखना, मैं डायग्राम आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आप देखना उस डायग्राम को अच्छे से। देखो सर्कुलर फ्लो है आपके पास यहाँ पर, देखना हाउस होल्ड से एक ग्रीन लाइन जा रही है बच्चे, सॉरी आप लोग देखना प्रोड्यूसर से एक ऑरेंज लाइन वॉलेट लाइन जाएगी आपके पास हाउस होल्ड के पास। यहाँ पर क्या है बच्चे, ये देखो फैक्टर पेमेंट है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की तरफ से फर्म्स की तरफ से फैक्टर पेमेंट की गई है, किसको, ये हाउस होल्ड को की गई है। और ये फैक्टर पेमेंट किस चीज़ के बदले की है, ये फैक्टर पेमेंट उस चीज़ के बदले की है कि हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड ने क्या किया था भाई, हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, देखना आप पहली लाइन देखना, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू एडिशन किसको, हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर्स की तरफ से किसको, हाउस होल्ड को। दूसरा फैक्टर पेमेंट रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट मनी किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड की तरफ से ग्रीन लाइन गई है फैक्टर सर्विसेज को, यहाँ पर सेल्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और ऊपर वाली लाइन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखना जो नीचे डायग्राम में जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है वहां पर तो हाउस होल्ड ने दी है फैक्टर सर्विसेज किसको, प्रोड्यूसर्स को, और उसके नीचे जो दूसरी एरो है वहां पर प्रोड्यूसर्स ने उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट की है। ठीक है, डायग्राम में जो ऊपर की तरफ है ग्रीन लाइन हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की तरफ, वहां पर बच्चे क्या किया है, वहां पर क्या है देखना, ग्रीन लाइन से ऊपर जो वॉलेट लाइन है वहां पर उस प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को अपना सामान बेचा है, सामान बेचने के बदले में हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर पैसा दिया है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था, ये सर्कुलर फ्लो था टू सेक्टर इकोनॉमी का। दो सेक्टर कौन कौन से, प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर हमारे पास। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो देखना आप लोग, यहीं पे अभी अजम्पशन है, अजम्पशन मतलब इस मॉडल की कुछ अजम्पशन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले पॉइंट में है देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, यहाँ पर इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, जबकि हम लोग कितने सेक्टर पढ़ चुके हैं, चार सेक्टर, पर इस मॉडल में सिर्फ दो सेक्टर की बात की गई है। सेकंड पॉइंट में कहता है हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम सो दैट देयर आर नो सेविंग्स। दूसरा कहा गया है कि हाउस होल्ड जितना पैसा कमाता है, जितनी इनकम मिलती है, उस सारी को खर्च कर देता है किसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास, मतलब वो सेविंग तो करता ही नहीं। ठीक है, वो सारा का सारा कंज्यूम करने में खर्च कर देता है। आगे कहता है वो कि द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ए क्लोज इकोनॉमी, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कहा गया है। देयर आर नो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इस मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अजम्पशन है यहाँ पर कि इस मॉडल में कोई, ये मॉडल एक क्लोज इकोनॉमी को फॉलो करता है। ठीक है, चौथे पॉइंट में कहता है देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता या फिर ना गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चार अजम्पशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है बच्चे। ये चार अजम्पशन का मतलब है कि ये चार नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस टाइप के मॉडल के। ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है ना, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स है भाई। कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि हम लोगों ने इस मॉडल से क्या सीखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या नोटिस किया है, वो हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे कहता है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म, फर्म की तरफ से की गई फैक्टर पेमेंट किसके बराबर होती हैं, वैल्यू एडिशन बाय द फर्म, के फर्म ने जितना वैल्यू ऐड किया है प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, आगे 10 वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसको फैक्टर इनकम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दूसरे पॉइंट में कहता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म, एक फर्म के द्वारा टोटल पैदा की गई गुड्स एंड सर्विसेज वो किसके बराबर होती हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जितना खर्चा करता है गुड्स को कंज्यूम करने में, ठीक है, या उनके ऊपर खर्चा करता है। थर्ड पॉइंट में कहता है वैल्यू एडिशन इक्वल टू इनकम जनरेटेड इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी जो हम लोगों ने सीखी है यहाँ पर, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहीं पर वो प्रोडक्शन क्या थी हमारी, जो हमारे पास वैल्यू एडिशन थी। वैल्यू एडिशन किसके बराबर, इनकम के बराबर, इनकम किसके बराबर, एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, और ये इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ रिलेशन है इनका, जो ऊपर हम लोगों ने अजम्पशन पढ़ी थी कि एक हाउस होल्ड सारा खर्चा कर देता, कोई सेविंग्स नहीं करता बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास वो पॉइंट्स थे। आगे कहता है मनी फ्लो आर जस्ट द मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ रियल फ्लो। अब जो मनी फ्लो होता है वो रियल फ्लो का एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन है। मॉनेटरी एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि पैसे के रूप में हो रहा फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, अब कहता है ब्रीफली
वन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल दैट वैल्यू एडेड इज कन्वर्टेड इनटू इनकम एंड इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। इस मॉडल से हम लोगों ने ये सीखा है, जो वैल्यू ऐड की गई है उसको बदल देते हैं हम लोग इनकम में, और इनकम को बदल देते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर में, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों को कुछ भी कह लो, ठीक है। यहाँ पर ये कन्वर्जन भी होता है बच्चे। इट इज द कन्वर्जन प्रोसेस विच कीप्स द सर्कुलर फ्लो ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सर्कुलरिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी कन्वर्जन है जो इस प्रोसेस को हमेशा एक सर्कल में रखता है और सर्कुलरिटी फॉर्म में रखता है बच्चे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आपका टॉपिक था। अब कहता है आपके पास आज का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, देख लो, कि सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, कि इस सर्कुलर फ्लो मॉडल की सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। पहले पॉइंट में कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम लोग राष्ट्रीय आय काउंट करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तब हम यहाँ पर इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे? सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट्स एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। राष्ट्रीय आय का सब मतलब क्या बच्चे, सम टोटल फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम कौन कौन सी, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है। और ये सब कहाँ, एक प्रोड्यूसर सेक्टर में और हाउस होल्ड सेक्टर में, जो फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट होती है उन सब का टोटल, ठीक है। मतलब इस मॉडल का मेनली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, राष्ट्रीय आय को एस्टिमेट करने में, नेशनल इनकम को काउंट करने में भी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहता है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी। मतलब क्या, इस मॉडल की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो इकोनॉमी के डिफरेंट मॉडल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड के ऊपर, गवर्नमेंट किसके ऊपर भाई, गवर्नमेंट की तो बात की ही नहीं गई यहाँ पर बच्चे, सिर्फ सर्कुलर मॉडल, सिर्फ दो सेक्टर की बात की गई है। दो सेक्टर कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स। ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं, कैसे इनकी इंटरडिपेंडेंसी है बच्चे, ठीक है। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा, कहता है देखो नोट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा ना, उसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कह सकते हैं और कहते भी हैं बच्चे, ठीक है। ये आपके पास आज का लास्ट टॉपिक था। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो रहा है। आशा करता हूं आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा और पूरा चैप्टर समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।